नमस्कार आप सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का जो एनुअल एग्जाम आने वाला है ITI का, उसकी प्रिपरेशन में आप लोग धार दे रहे होंगे बराबर। तो आज हम अपने इस मंच से मंजुल करियर पॉइंट जो संस्था है आपके लिए जो भी कोर्सेज लाई है उसका संचालन हम लोग लगातार 5 जून से जो भी हमने आपसे वादा किया था उस वादे के क्रम में हम लोग उसको अपना परिपूर्ण करते हुए चल रहे हैं। और उसी वादे के क्रम में एक सब्जेक्ट आप लोगों का है, आपकी जो भी ट्रेड है उस ट्रेड में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट को हम आज अपने एंड पे लेके आए हैं, जिसको कि हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हमारी कामना और अपेक्षा आपसे यही है कि आप लोग ये जितना भी सेशन है इसको बहुत ज़्यादा सेशन हम लोग लंबा नहीं लेके चलेंगे और बहुत ज़्यादा क्लासेस इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लासेस जितनी भी रहेंगी वो क्लासेस डिपेंड करेंगी कि आप मतलब वो क्लासेस उस एग्जाम पे ही सेंट्रिक होंगी। ऐसा कोई भी यहाँ पर चीज़ या ऐसा कोई भी कंटेंट डिलीवर नहीं किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिलेवेंट हो। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम को जाया किए हुए सबसे पहले अपनी चीज़ों में को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ हम ये बता दें कि थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट की वेटेज क्या है और ये सब्जेक्ट लाने का कारण क्या था, या DGT या भारत सरकार ने सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में ऐड क्यों किया है, और एज ऑफ नाउ जो इस समय जो DGT का ट्रेंड है या जो DGT का एग्जाम पैटर्न है उसमें ये सब्जेक्ट आपके लिए कितनी महत्वता रखता है। ठीक है, तो एक छोटा सा शॉर्ट हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें इस सब्जेक्ट की क्या वेटेज है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ITI का एनुअल एग्जाम होता है, ठीक है, अभी हम लोगों का कब से है एनुअल एग्जाम, तो हमारा जो एनुअल एग्जाम 2026 है ये 6 जुलाई से हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 6 जुलाई को सबसे पहले प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के बाद से जब ये प्रैक्टिकल खत्म होगा उसके बाद से लगभग 10 जुलाई के आसपास से हमारी ये एग्जाम का जो CBT एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, तो हमको ये आइडिया लग जाएगा कि हमको कितनी गहराई के साथ और कितनी इंपॉर्टेंस के साथ जो एम्प्लॉयबिलिटी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है। ठीक है, टोटल आपके जो CBT एग्जाम में सब्जेक्ट होते हैं वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है, तो आपकी जो भी थ्योरी होगी है ना, आपकी जो भी ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी होगी उस पर आपको होता है जो कि आपके जिसके 38 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन होंगे और वो वेटेज रखता है आपका 76 मार्क्स का। ठीक है, ये दिस इज जो भी ये वाली थ्योरी है ये हम लोग बात कर रहे हैं जो भी टेक्निकल ट्रेड्स है उनके लिए। ठीक है, टेक्निकल ट्रेड्स के लिए ये पैटर्न रहता है। ठीक है, टेक्निकल ट्रेड्स के लिए। ठीक, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट की जो होता है उसके टोटल क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो वेटेज रखते हैं 50 मार्क्स का। इस क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 50 मार्क्स का। नेक्स्ट जो आपका कोर्स होता है या जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपका जो एक होता है WCS, जिसको कि आपके शैलेंद्र सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपके जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्टर है जैसे शिवानी मैम है या मयंक सर हैं, ये लोग आपको इन सब्जेक्ट के साथ आपका डिस्कशन कर रहे हैं। एक आपके संजय सर है वो पोपा ट्रेड के लिए आपको डिस्कस कर रहे हैं। WCS में आपका WCS में केवल 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन मतलब इसका वेटेज कितना हुआ, 12 नंबर का या 12 मार्क्स का। ठीक है, नंबर ऑब्लिक मार्क्स का, ये हम लोग समझ लेते हैं। एक सब्जेक्ट और होता है जो CBT एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें भी 6 क्वेश्चन आते हैं और ये भी कितना वेटेज रखता है, 12 मार्क्स का। ठीक है, तो अब आपको एक चीज तो मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। 5वां सब्जेक्ट होता है ट्रेड प्रैक्टिकल, बट ट्रेड प्रैक्टिकल हमारा CBT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंस रखता है, उसका एक सेपरेट एग्जाम होता है जो कि 6 जुलाई को आपका शेड्यूल्ड है ऑलरेडी DGT के द्वारा। तो ट्रेड प्रैक्टिकल एक होता है। ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है 250 मार्क्स का। ठीक है, एक चीज और होती है, ये सारा टोटल आपका जो पेपर होता है वो आपका 600 नंबर का होता है। जो टोटल पेपर होता है कितने नंबर का होता है, टोटल जो पेपर होता है वो आपका 600 नंबर का होता है। ठीक है, जो टोटल पेपर है वो कितने नंबर का है, टोटल 600 मार्क्स का होता है। 600 मार्क्स में से जो आपका, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। तो टोटल स्लाइड है, टोटल जो है कितने नंबर का हुआ, टोटल आपका 600 मार्क्स का होता है पेपर। 600 मार्क्स में जो आपका पहला होता है वो ट्रेड थ्योरी होता है। ट्रेड थ्योरी में कितने नंबर होते हैं, ट्रेड थ्योरी में आपके 76 नंबर होते हैं। ठीक है, 76 मार्क्स का ये हुआ। फिर उसके बाद होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसको हम लोग ES भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये होता है आपका 50 मार्क्स का। ठीक, उसके बाद आपका ED सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं, ये 12 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका जो होता है
वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, ठीक है, ये आपका 12 मार्क्स का होता है। इन सभी के अलावा आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम भी बोलते हैं, जो आपका 6 जुलाई से शेड्यूल्ड है। प्रैक्टिकल आपका 250 नंबर का होता है। इन सब के अलावा एक जो आपका सेक्शनल मार्क्स होता है, जो इंस्टीट्यूशन के लेवल पे आपको दिया जाता है, आपके डिसिप्लिन, आपके बिहेवियर जैसा भी आपका रहा है, या आपका जैसा भी प्रोग्रेस रहा है, आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है, या आपका बिहेवियर कॉलेज में कैसा रहा है, आपकी प्रोग्रेस जैसे जैसे आपने कॉलेज में आपकी जो इंटरनल परफॉर्मेंस है कैसे रही है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी दैट क्राइटेरियाज आपको जो है 200 नंबर यहाँ पर कॉलेज को अलॉट किए जाते हैं, जो आपको इन सारे बेस पे आपको मार्क्स देता है। तो 200 मार्क्स का ये होता है। तो इन सबको जब हम लोग टोटल ऐड करेंगे, तो टोटल जो हम लोग का टोटल मार्क्स जो भी ऐड करेंगे, तो ये सारा टोटल मार्क्स ऐड होकर कितना आएगा, 600 नंबर का आता है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज समझना है कि जो हम लोग आज सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट मीन्स ये आप समझिए कि आपकी ट्रेड थ्योरी के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है कोई सब्जेक्ट, तो दिस इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको सबसे कम मेहनत होती है, ठीक है। ये सब्जेक्ट में सबसे कम एफर्ट, सबसे कम मेहनत और बहुत कॉमन सेंस बेस्ड है ये, ठीक है। ये सब्जेक्ट पूरा कॉमन सेंस बेस्ड होता है। इसमें आपको आपके आसपास जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जितनी भी चीजें जो भी हो रही हैं घटनाएं, उन सारी घटनाओं को खाली हम आपको ध्यान में लाएंगे कि ये घटनाएं हैं, इस घटनाओं को इस नजरिए से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये चीजें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट में डाली गई हैं आपके, ठीक है। तो खाली उन घटनाओं को हम आपको सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, सही तरीके से बताएंगे, वही चीज आपके एग्जाम में आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट जो है ये आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जितनी भी क्लासेस रहेंगे हम कोशिश करेंगे कम से कम क्लासेस रहें और कम से कम ड्यूरेशन के रहें, ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू आपको मतलब देखने में भी ऐसा ना लगे बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम की क्लासेस होती है तो कहीं ना कहीं बोरियत सा फील होता है। बट हमको कोशिश ये करेंगे कि इस क्लासेस को थोड़ा सा इंटरेक्टिव मोड में रखें, ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे कि आज हम आपको ये जो क्लासेस है वो तो अभी रिकॉर्डेड मोड में ला देंगे, बट आने वाले टाइम में अगर पॉसिबल रहा, सारी जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं अगर वो सब नहीं रही और सारी चीजें ठीक रही, तो हम इसको लाइव में लेके जाएंगे, ताकि हम आपसे 1 to 1 सेम टाइम पे लाइव रियल टाइम पे हम आपसे डिस्कशन करते हुए इस कोर्स को, इस सब्जेक्ट को हम पूरा कंप्लीट करा पाए। बहुत ज्यादा क्लासेस में जाया नहीं करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि 8 से 10 क्लास में, ये मैक्सिमम क्लासेस में बता रहा हूँ, 8 से 10 क्लास में, बहुत ज्यादा होगा तो 8 से 10 क्लास में आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का हम क्लियर करा देंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट को, ठीक है। सो डन। अब हम लोग आज जो क्लास है इस पे हम लोग इसका सिर्फ जो है बेसिक जानेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है क्या एक्चुअली में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट, इसको हम लोग आज समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि जो जो की टर्म्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको हम लेके आएंगे, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो हम एक क्लास में खत्म कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होंगी उस क्लास में हम सिर्फ एमसीक्यूज, पीवाईक्यू और आपकी जो मॉक टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट जो आपको कहा जाए, उस सारे क्वेश्चंस का हम आपके साथ अभ्यास करेंगे, और उन अभ्यास के माध्यम से आपके जितने बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं जो हम कल की क्लास या आने वाली क्लास में नहीं करा पाएंगे, उसको हम उन क्वेश्चंस के क्रम में, क्वेश्चन कराने के क्रम में वो डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट में 3 टर्म हैं, 3 क्या बल्कि आप कहेंगे तो 4 टर्म हैं, ठीक है। पहला टर्म कौन सा है, तो पहला टर्म ये सब्जेक्ट का आपका नाम है, ठीक। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। अब आप इसको अगर सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें 4 हमें अलग अलग वर्ड, 4 अलग अलग टर्म्स मिलेंगे। सबसे पहला तो टर्म है ये एम्प्लॉय, ठीक है। सबसे पहला टर्म कौन सा है, ये एम्प्लॉय टर्म है। दूसरा कौन सा टर्म है, सबसे पहला टर्म कौन सा है, ये आपका पहला टर्म है एम्प्लॉयर, ठीक। नेक्स्ट आपका टर्म आ रहा है कौन सा, एबिलिटी, ठीक है। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये एम्प्लॉय प्लस एबिलिटी, और नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, स्किल्स, ठीक है। ये 3 अलग अलग आपको टर्म दिए हैं। चौथा टर्म हमारा आगे ऐड हो जाएगा, एक टर्म और इसमें है,
जो आपको समझने की जरूरत है आपको जब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट में एंटर करते हैं तो 3 टर्म हैं, पहले इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेना होगा कि तो आपको एक आइडिया ये लग जाएगा अगर हम इन 3 शब्दों को जान लेंगे कि एक्चुअली में सब्जेक्ट की डिमांड क्या है और वाई एनसीवीटी और डीजीटी इस सब्जेक्ट को इस आपके सिलेबस में ऐड करने का कारण क्या है ना। इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको सिर्फ इन 3 शब्दों का मतलब जानना है, ठीक है। तो पहला शब्द हम लोग समझते हैं कि पहला अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले देखिए ये आपका जो है कहा जाए जो संस्था है ये कोर्स लेके आई है जो भी, तो ये आपको ये स्लाइड के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये संस्था आपको इस कोर्स में आपको हमारे साथ काम करने के लिए आपको बुला रही है कि आप आइए और हमारे साथ इस कोर्स में जुड़िए ताकि हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पारंगत बना पाए, ठीक है। तो बिल्डिंग स्किल्स फॉर करियर सक्सेस हम लोग क्या कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट को समझने में हमें एक चीज ध्यान देना है कि आपको जो भी कोर्स है आईटीआई कोर्स है इसमें बेसिकली क्या देते हैं हम लोग, तो हम आपकी स्किल्स को बिल्ड करते हैं ताकि आपके करियर को ग्रोथ मिल सके, सक्सेस मिल सके। तो सबसे पहला टर्म हम लोग अगर जानेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या, तो हमें समझना है कि इसमें जो 3 शब्द मैंने बताए एम्प्लॉय पहला शब्द है, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर 3 शब्द अलग अलग इसमें भी ऐड होते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो अगर हमें समझ में आ जाएगा कि देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि 3 शब्द हैं, एक हमने यहाँ पर आपको बताया था ना कि एम्प्लॉय जो एक वर्ड उसमें आता है, इस एक वर्ड से 3 वर्ड आते हैं, ठीक है। पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है एम्प्लॉय, दूसरा क्या हो गया एम्प्लॉयर, ठीक है, या एम्प्लॉय, दूसरा शब्द क्या हो गया एम्प्लॉय, तीसरा शब्द क्या हो गया एम्प्लॉयर। ये 3 शब्द हैं जो हमें किसी भी इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि इन 3 शब्दों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला शब्द क्या है एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय का क्या मतलब है, तो एम्प्लॉय का कोई अलग मतलब नहीं होता है, एम्प्लॉय का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि एक जो कोई भी कंपनी है वो हायरिंग प्रोसेस करती है ना, हायरिंग कर रही है। अब वो हायरिंग करना या हायरिंग करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, किसी कंपनी द्वारा जो हायरिंग करने का प्रोसेस है उसको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। मतलब किसी कंपनी द्वारा एम्प्लॉय को, कंपनी या एम्प्लॉयर जो देखिए जो हायरिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया भी होगा, देखिए अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर का क्या काम है, तो एम्प्लॉयर मतलब जो हमें नौकरी दे रहा है, ठीक है, जो हमें नौकरी देता है वो एम्प्लॉयर हो गया। जो नौकरी लेता है दैट मीन्स अगर हमें नौकरी की नीड है और अगर हम जाकर के किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब के लिए, तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या है वो एम्प्लॉयर होगा। और हम अगर कंपनी में जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम क्या हो गए वहां के, मतलब अगर हम सेलेक्ट हो गए तो एम्प्लॉय, ठीक है। अगर हम वहां पे सेलेक्ट हो गए और वहां पे काम करने लगे तो उस कंपनी के एम्प्लॉय हो जाएंगे। दूसरी चीज, अब एक चीज और क्या है, अब इन दोनों के अलावा ये वर्ड है ना, ये वाला वर्ड एम्प्लॉय का मतलब ये जो प्रोसेस होता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय बनाना, जो आपका एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय का जो चयन करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए कि एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय का मतलब एक प्रोसेस, हायरिंग का एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करता है, चयन करता है, उस प्रोसेस को हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं, जिसका चयन होता है, जो आपके कंपनी में काम करने लगता है उसको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। और जो एम्प्लॉय को हायर करता है, जो ये हायरिंग प्रोसेस करता है वो एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है। अब ये तो हमें टर्म समझ में आ गया, तो देखिए लिखा हुआ है इसमें आपके सामने लिखा भी हुआ है टू गिव, एम्प्लॉय का क्या मतलब है टू गिव समवन अ जॉब और हायर समवन, मतलब किसी को हायर करना, ये एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय क्या हो गया जिसको हायर किया जा रहा है, और एम्प्लॉयर क्या हो गया जो हायर करता है, ठीक है। तो ये टर्म आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट किसी भी तरीके का आ रहा है, आपके पास कमेंट सेक्शन दिया रहता है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास में आपको मोबाइल नंबर भी अपना दिया था, उस नंबर पे जाकर के आप कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ इन सब्जेक्ट्स में है नहीं जो भी आपको ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम राइज होगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क विथ आवर फैकल्टी या यू कैन आस्क मी एज वेल, ठीक है।
ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, देखिए आपको अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, तीनों का डिफरेंस बताया ना कि एम्प्लॉय का क्या मतलब है, मींस टू हायर। एम्प्लॉय का मतलब हु, यहाँ पे डब्ल्यू रहेगा, हु गिव्स समवन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर का मतलब, ठीक है, जो किसी को एम्प्लॉयमेंट देता है वो कौन हो गया, एम्प्लॉयर हो गया। फिर एम्प्लॉय कौन होता है, रिसीव्स एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट रिसीव करता है या जो मतलब काम करने के लिए उस कंपनी में हायर किया जाता है वो एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं अ कंपनी एम्प्लॉयज वर्कर्स, ठीक है, एक कंपनी क्या करती है, किस वर्कर को हायर करती है, मतलब एम्प्लॉय करती है, कंपनी वर्कर को हायर कर रही है, दैट मींस कंपनी एम्प्लॉय कर रही है। द कंपनी इज द एम्प्लॉयर, कंपनी क्या होगी, एम्प्लॉयर होगी। अगर कोई कंपनी किसी बंदे को हायर करती है, किसी एम्प्लॉय को हायर कर रही है, तो उसमें कंपनी क्या हो गई, एम्प्लॉयर हो गई, और जो हायर हो रहा है वो एम्प्लॉय हो गया, और जो ये प्रोसेस है ये एम्प्लॉयज हो गया, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब मेन टर्म आता है, ठीक है, ये तो हो गया एम्प्लॉय का मतलब, ठीक। अब आता है मेन टर्म दूसरा जो हमने आपको बताया, एबिलिटी, है ना, एबिलिटी, और एक शब्द और कौन सा था, एबिलिटी, और दूसरा शब्द कौन सा था, दूसरा शब्द था स्किल, ठीक है, दूसरा शब्द आपको दिया होता है स्किल्स। अब मेन चीज आती है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड स्किल। एबिलिटी योग्यता, हिंदी में अगर हम इसको बोले योग्यता या क्षमता, वैसे क्षमता नहीं होगा, क्षमता का सही शब्द होता है कैपेसिटी, ठीक है, क्षमता का सही शब्द होता है कैपेसिटी। तो हम अगर कहा जाए कि अगर योग्यता या क्षमता दोनों ले लेते हैं, ठीक है, अगर पर्यायवाची देखें तो योग्यता ऑब्लिक क्षमता हो गया इसका मतलब, ठीक। और इसका क्या मतलब होता है हिंदी में अगर बोले तो कौशल, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, या कई लोग ऐसा कहेंगे कि दोनों सेम चीज है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा टर्म, मतलब इन दोनों में बहुत अंतर है, इन दोनों टर्म में। जैसे जो एबिलिटी है, एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी का मतलब होता है कि जो ऐसी क्षमताएं, है ना, एबिलिटी का क्या मतलब हो गया, एबिलिटी का मतलब हुआ कि वो सारी क्षमताएं या योग्यताएं, ऐसी क्षमता या योग्यता क्या होगा, क्षमता ऑब्लिक योग्यता, जो हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, जन्मजात, है ना, या बाय बर्थ हमें जो हमारे पास होती हैं, जो हमें जन्मजात मिलती है, जन्मजात या फिर नेचुरली हमारे पास आती है। नहीं जन्मजात है तो नेचुरली हमारे पास आएंगे, ठीक है। नेचुरली अगर हमारे पास कोई भी ऐसी योग्यता है वो हमारे पास नेचुरली आती है या जन्मजात आती है, तो वो हमारी एबिलिटी आएगी। अब स्किल्स क्या मतलब होता है, स्किल का मतलब अगर हम लोग यहाँ पे समझें, स्किल का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि ऐसी क्षमता या योग्यता जो हमारे पास जन्मजात से नहीं है, या जेनेटिकली हमारे पास नहीं है, या हमारे पास नेचुरली नहीं है, ठीक है, नेचुरली नहीं है, बट हमने क्या किया है कि उसको ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है, ट्रेनिंग करके, या फिर हमने कहीं से एक्सपीरियंस करके, ठीक है, या कोई कोर्स करके, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, हासिल किया, या कोई प्रैक्टिकल करके, जैसा भी जो भी चीज आप टर्म ले लीजिए। मतलब हमारी सीधा सा मानना ये है कि स्किल्स और एबिलिटी में बहुत सिंपल सा डिफरेंस ये है कि एबिलिटी हमारे पास जन्मजात चीजें जो भी हमें मिलती हैं, या जन्मजात जो भी हमारे पास योग्यताएं हैं या दक्षताएं हैं, ठीक है, वो होती है, या हमारे पास मतलब नेचुरली होती है, ठीक है, या जेनेटिकली मान लीजिए नहीं जन्मजात है तो आगे आने वाले टाइम में वो सेल्फ डेवलप हो रही है, ठीक है, तो वो हमारी एबिलिटीज होंगी, ठीक। बट स्किल्स में अगर हम लोग बात करें तो स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि जो हम ट्रेनिंग के माध्यम से, एक्सपीरियंस लेके, या किसी अन्य प्रैक्टिकल करके माध्यम से, है ना, किसी कोर्स को करके अगर हम लोग अपनी जो क्षमताएं हैं उसको विकसित करते हैं, तो वो हमारी स्किल्स कहलाएंगे। अब हमें अगर इसका एग्जाम्पल देखना है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, कि एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ये समझें कि जैसे मान लीजिए एबिलिटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो एबिलिटी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि अगर हम लोग बोले कि आई कैन रन, ठीक है, अगर हम लोग बोले कि आई कैन रन मतलब मैं दौड़ सकता हूं, ठीक, तो मैं दौड़ सकता हूं, ये हमारी एबिलिटी है, क्योंकि दौड़ तो सभी लोग सकते हैं, है ना। मतलब कुछ एक ऐसे अपवाद या एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो मतलब ऐसा होता है कि कोई किसी कारणवश वो नहीं दौड़ पा रहे हैं, या कुछ विकलांगता है, या कुछ और भी कारण है ना, तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जनरल सेंस में अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग दौड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मैं दौड़ सकता हूं, ये क्या हो गया, ये आपकी एबिलिटी हो गई, ठीक है। अब ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये अगर मैं दौड़ सकता हूं ये आपकी एबिलिटी है। अब अगर हम लोग स्किल्स की बात करें, ठीक है, तो स्किल, और यहाँ पर अगर हम लोग स्किल्स इसी केस में देखें, तो अगर हम लोग यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखें कि आई कैन रन
फास्ट। ठीक है, अब ये जो फास्ट टर्म लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो फास्ट वर्ड लगा है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये दिखाता है कि आपका ये आपके अंदर क्षमता है, ये कहीं ना कहीं भाई बचपन से कोई एकदम से तो तेज दौड़ने लगता है, वो लगातार बहुत प्रैक्टिस कर रहा होगा, बहुत ज्यादा कोशिश की होगी, बहुत अनुभव लिया होगा, उसने बहुत दौड़ा होगा, बहुत दिन तक प्रयास किया होगा, उसके बाद उसके अंदर ये वाली जो दक्षता है, ये वाली जो कैपेसिटी है, ये वाली जो स्किल है वो आई होगी। तो ये जो फास्ट लगा हुआ है ना इसके साथ, ये दिखा रहा है कि आपको दूसरों से अलग करता है, मतलब ऐसी क्षमताएं या ऐसी चीज, ऐसी आपकी क्वालिटी जो आपको किसी जनरल, जो दूसरे से अलग करती है, मतलब जनरली किसी दूसरे से आपको अलग बनाती है, वो आपकी स्किल्स होंगी। ठीक है, मतलब अगर ये फास्ट दौड़ रहा है और सभी लोग अगर नॉर्मल दौड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं ये जो आपकी क्षमता है, ये आपको दूसरे लोगों से अलग दिखा रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्किल। तो अगर आई कैन रन फास्ट, मतलब मैं तेज दौड़ सकता हूं, यहाँ पर फास्ट का मतलब क्या हो गया, फास्ट का मतलब हुआ तेज। तो ये जो तेज शब्द लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा है कि आप जो जनरल पीपल हैं उनसे आप अलग हैं, मतलब आपने अपने अंदर ये फास्ट दौड़ने की जो स्किल्स है वो डेवलप करी है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड स्किल। जो नेचुरल क्षमताएं हैं वो एबिलिटी हो गई, जो आने वाले समय में आपने धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करी है, ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, या कोर्सेस करके, या अनुभव लेकर के लगातार, वो आपका क्या होता है, आपकी स्किल्स होती है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कौन कौन सी, किन किन चीजों को माना जाएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, किन किन मतलब जरूरी होता है, क्यों जरूरी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और किन किन चीजों को हम एम्प्लॉयबिलिटी, या एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या एबिलिटीज और क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, किन किन चीजों को क्यों जरूरी है वो, है ना, किसी एम्प्लॉय के अंदर एबिलिटी और स्किल्स का होना क्यों जरूरी है, या क्या होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको समझना है तो हमें ये स्लाइड आपको बताएगी। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट एंड कीप अ जॉब। मतलब ऐसी स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है, मतलब एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या एबिलिटीज और क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, यही तो हम समझेंगे इसमें, कि अगर एक एम्प्लॉय कहीं काम करने जा रहा है तो उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए या क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो अब हमें ये समझना है कि ये उसको एबिलिटी और स्किल्स की जरूरत क्यों है, किसी एम्प्लॉय को एबिलिटीज और स्किल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला कारण ये है कि स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट एंड कीप अ जॉब। किसी भी व्यक्ति को कौशल की जरूरत या स्किल की जरूरत क्यों होती है, टू गेट, जॉब को प्राप्त करना, और कीप माने उसको कंटिन्यूएशन में बनाए रखना, है ना, जॉब को मेंटेन बना के रखना, या जॉब को प्राप्त करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत होगी। दूसरा क्या होता है, हेल्प इंप्रूव वर्क प्लेस परफॉर्मेंस। अब दूसरी जरूरत क्यों पड़ी हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, या एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जरूरत क्यों है। तो दूसरा कारण उसका ये है कि अपने वर्क प्लेस, जहां भी आप काम कर रहे हैं, वहां की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या एबिलिटीज या स्किल्स होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमें समझ में आ गया कि वर्क प्लेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंबाइंड नॉलेज, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जितने भी आपकी ये की टर्म्स दिए हुए हैं, कि नॉलेज को, आपका जो ज्ञान है, आपका जो एटीट्यूड है, या आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, या आपकी जो बिहेवियरल स्किल्स है, उन सारी स्किल्स को कंबाइन करने के बाद, है ना, कंबाइन करें। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये टर्म आपको समझने की जरूरत है कि आपके अंदर ये कुछ ना कुछ होगा। आपका एटीट्यूड, सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए आपका एटीट्यूड अलग होगा। आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, या कोई वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है, वो सबके अंदर अलग अलग होता है। तो आपके अंदर जो जो चीजें हैं, जो जो क्वालिटीज हैं, उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके आपको किसी के सामने रिप्रेजेंट कराने का जो तरीका है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सिखाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब समझेंगे, ये अभी हम लोग स्टार्टिंग में समझ लेते हैं, फिर हम लोग अलग से समझेंगे एटीट्यूड क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बिहेवियरल स्किल क्या है, ठीक है, परसेप्शन क्या होता है, इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। ये सारी चीजें हम लोग टाइम से अपने आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें एक ही लेक्चर में हम पूरा इसको कंबाइन करके आपको समझा देंगे सारे की टर्म्स को। तो ये जितनी भी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, इन सारी क्वालिटीज को कंबाइन करके, और जो वर्क प्लेस है वहां पर किस तरीके से इनका यूज करना है, वो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बताती है। अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने एटीट्यूड को, अपने नॉलेज को, अपने प्रोफेशनलिज्म को किस तरीके से आपको वर्क प्लेस पे यूज करना है, ये कौन आपको बताता है, आपको ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बताती है। ठीक है, सब्जेक्ट बताता है। यूजफुल इन एवरी प्रोफेशन एंड इंडस्ट्री,
किसी भी जगह आप नौकरी कर रहे हैं, वो चाहे सर्विस सेक्टर में कर रहे हो या प्रोडक्शन में कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है ये सब्जेक्ट की। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरीके से कहां पर बिहेव करना है, किस तरीके से कहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें आपको समझाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जरूरी नहीं किसी प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज में आपको ऐसा है, आप सर्विस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको और एक चीज और है, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जरूरी नहीं कि जो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं को जरूरी है, ये सारे जितने भी वर्किंग कैपिटल है या वर्किंग लोग हैं, ठीक है, जितना भी हमारी ऐसी जनसंख्या है, जो भी ऐसे लोग हैं जो भी हमारा जनधन ऐसा कार्य धन है जो कार्यबल काम कर रहा है, किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, वो सारे सेक्टर के लोगों को जरूरी है ये समझना कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है और एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या एबिलिटीज स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब वाई आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इज इंपॉर्टेंट, तो आपको अभी मैंने बताया भी कि क्या कारण है कि एक एम्प्लॉय के अंदर ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होनी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करता है एम्प्लॉयबिलिटी, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, स्किल्स है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, तो आपकी इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी, आपका जो जॉब की अवसर है वो ज्यादा आपके पास रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा जगह आप स्विच करके नौकरी करके अच्छे पैकेजेस पे आप जाकर के नौकरी कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है ये सब्जेक्ट, ये आपको कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में बैठने के लिए, आपको कहीं काम करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है। नेक्स्ट इज इंप्रूव कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये बताते हैं कि आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कैसे इंप्रूव करनी है, क्या क्या बैरियर्स होते हैं उनको किस तरीके से रिमूव करना है, किसी को परसुएट कैसे करना है, अपनी बात किसी तक कैसे रखनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस मोड में रखनी है, मतलब ये ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो भी चीजें जरूरत है वो सारी की सारी चीजें इस सब्जेक्ट में आपको बताती हैं। और जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर लेंगे तो 100 to 100% आपको जितना नॉर्मल लोग पैकेज पा रहे होंगे उससे कई गुना ज्यादा ही पैकेज में आपको हायर किए जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेंथन टीम वर्क आपको ये सिखाता है कि कैसे टीम वर्क करना है। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉइज यहाँ पर हैं या आप एक किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं तो सारे ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करना है, या सर्विस सेक्टर में है तो वहां पर भी किस तरीके से वहां की जो जीडीपी है या उस पर्टिकुलर कंपनी का जो इकोनॉमी है उसको कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सपोर्ट करियर ग्रोथ। ठीक है, तो आपके करियर की ग्रोथ में भी ये सपोर्ट करती है। आपको स्विच करना है, एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना है, तो अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो आप आसानी से ग्रोथ पा सकते हैं। ठीक, अब बाकी वही है कि प्रोफेशनलिज्म इंप्रूव करता है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ाता है अगर आपके अंदर ये है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो आप किसी तरीके मतलब एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, तो आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क पे जाने की जगह थोड़ा स्मार्ट वर्क पे करेंगे काम। अब स्मार्ट वर्क की वजह से क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप लोग के दिमाग में ये होता है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो वहां वो उनकी चिंता है कि वो कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें। लेकिन मान लीजिए इन केस ये सोचना बहुत एक हद तक क्या मतलब कई हद तक बहुत गलत है, क्योंकि मान लीजिए सेम अगर आप अपना बिजनेस कर रहे होते और सेम आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते वो सोचते तो भी, तो इसलिए हमको ये समझना है कि हमको अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी को कैसे इनहेंस करना है। उस चीज को इनहेंस करने के लिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इंक्रीज जॉब रिटेंशन का मतलब होता है कि सस्टेनेबिलिटी, कि कहीं काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आज हमने काम कर लिया, कल को कोई अगर मान लीजिए एआई आया या कुछ भी ऐसी चीजें आई है ना, या कोई और नया कोई चेंजेस आया, कोई नया सॉफ्टवेयर आया या कुछ और चेंज हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं वो लोग चेंज करके रिप्लेस करके कोई दूसरा बंदा ना ले आए या कोई दूसरी चीज ना ला के रख दें। इसके लिए आपको रिटेन करने के लिए आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि आपके अल्टरनेट आसानी से ना मिल पाए, आपका विकल्प जल्दी किसी को ना मिले। ठीक है, तो इंक्रीज जॉब रिटेंशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, तो ये सब्जेक्ट आपको आपकी जॉब को रिटेन करने के लिए और आपके अंदर की स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमें क्या इस सब्जेक्ट के द्वारा मिलता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाता है, आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जॉब रिटेन करता है, जॉब रिटेंशन बढ़ाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, सर्विस जो आपकी प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये
सब्जेक्ट आपको दे रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है, क्या एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है या और किन किन जगह पर प्राइवेट सेक्टर में इसका यूज कर सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, या हम और भी सेक्टर्स में इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको सब पता है, देखिए गवर्नमेंट जॉब में भी इसका बहुत यूज होता है। अगर आपको आपके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है और आप चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर ले रहे हैं, वो चाहे IAS ही क्यों ना हो, PCS क्यों ना हो, या एक छोटा से छोटा वर्कर जो कंपनी में काम कर रहा है, ग्रुप C ग्रुप D का, है ना, उन सारे लोगों को ये उतना ही यूजफुल होता है। उसका कारण ये होता है सिंपल सा कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप किसी भी तरीके से किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब इससे कोई मैटर नहीं करता, आपको ये चीज ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। प्राइवेट जॉब में भी है, आप कहीं मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं वहां भी है, IT कंपनीज में है वहां भी आपको पता है कि हम कैसे एक्चुअली होता क्या है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है, जैसे आपने बहुत सारे कंसेप्ट, आपको यहाँ पर एक स्पेशल क्लास भी चलाई गई थी, 5S है, ठीक है, फिर दूसरा है TPM, ठीक, फिर तीसरा है 6 सिग्मा, ठीक, 6 सिग्मा होता है, ठीक, एक 6 सिग्मा होता है। उसके बाद आपका होता है काइजन, ठीक है, काइजन हुआ, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक। ये जो जितने भी टर्म्स है ना, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट में आपको बताए जाते हैं। अच्छा, इन सारे टर्म्स का काम क्या होता है? तो इन सारे टर्म्स का काम होता है आपका जो वर्क प्लेस है, जैसे ये सारे जापानीज कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से कंसेप्ट हैं? तो ये सारे के सारे जापानीज कंसेप्ट हैं, ये सारे जापानीज कंसेप्ट हैं। और ये कंसेप्ट सिर्फ करते क्या है? ये कंसेप्ट सिर्फ आप लोगों को ये बताते हैं कि आप जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, उस वर्क प्लेस पे किस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको काम करना है। कैसे? बहुत सारे, मान लीजिए प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है, बहुत सामान फैला हुआ है, तो आपको पता चला कि एक सामान ढूंढना है तो आपको 1 घंटा लग रहा है, नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। लेकिन ये सारे कंसेप्ट क्या बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपने वर्क प्लेस को मेंटेन करना और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इनहेंस करना। जैसे यहाँ पर 6 सिग्मा है ना, ये लोग यहां तक बताते हैं कि आपको मिनिमम लेवल तक जो आपके वेस्टेज हैं वो कैसे आपको निकालें, मतलब मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज निकालने पे ये लोग वो करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट है ना, वो सारे भी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ही पढ़ाया जाता है। जैसे 5S है, TPM है, 6 सिग्मा है, काइजन है, क्वालिटी कंट्रोल है, इतने जितने जापानीज कंसेप्ट हैं, ये सारे कंसेप्ट का एक ही वो उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? आपकी जो वर्क प्लेस है ना, वर्क प्लेस मैनेजमेंट। इन सारे के सारे सब्जेक्ट का क्या उद्देश्य है? मतलब टॉपिक्स का वर्क प्लेस मैनेजमेंट, मतलब किस तरीके से अपने वर्क प्लेस को मैनेज करें कि आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाए, इंप्रूव हो जाए, या ये सारे टॉपिक्स रहते हैं। तो अब दूसरा, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप जाते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस या खुद का कोई स्टार्टअप करते हैं, देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट या दिस टॉपिक, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको, एंटरप्रेन्योर अपना भी बिजनेस चालू कर रहे हैं तब भी आपको, तब तो बहुत ज्यादा जरूरत है अपना, अगर बिजनेस चालू कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप ले रहे हैं तो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, या अप्रेंटिसशिप में जा रहे हैं, कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, तब भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इस सब्जेक्ट को जानने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल ऐसा कोई भी सेक्टर, कहीं भी आप काम करने की सोच रहे हैं, या अपना खुद का बिजनेस या सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, खुद का बिजनेस हो, गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी सेक्टर में आपको जाना है, किसी को भी, तो आपको ये सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज तो पता होनी ही चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा वहां की ये वहां पर जो किस तरीके से काम करना है हमको, ठीक है। अब देखिए, हाउ विल दीज स्किल्स हेल्प यू। अब फिर से बता रहा है कि ये किस तरीके से आपको हेल्प करती है। तो क्रैक इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, है ना, कम्युनिकेशन सिखाती है, इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली आपको क्रैक करना बताती है, वर्क बेटर इन टीम्स, टीम में कैसे अच्छी तरीके से काम करना वो बताती है, मैनेज टाइम इफिशिएंटली, टाइम को किस तरीके से इफिशिएंटली आपको मैनेज करना है, कम समय में किस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा काम करके देना है, वो ये बताती है। सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई तो आपको मतलब ऐसे ही लगा कि परेशान होने लगे। अगर आप प्रॉपर इस सब्जेक्ट को पढ़े हैं और वो जो कंसेप्ट यहाँ पर बताए जाएंगे और आप अच्छी तरीके से समझेंगे, मेरे को लगता है कि 99% प्रॉब्लम आपकी जो वर्क प्लेस की है वो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बिल्ड लीडरशिप क्वालिटीज, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी इंप्रूव करता है, जनरेट करता है, डेवलप करता है। ये सब्जेक्ट ये आपको बताता है किस तरीके से आपको एक टीम में लीडर अगर बन के काम करना है तो कैसे आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज को, अपने अंदर क्या क्या स्किल्स को डेवलप करना होगा। अचीव लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आपको सक्सेस चाहिए देन यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, ठीक। अब हमको समझ में ये समझना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इन सारी जितनी भी अभी तक हमने इंपॉर्टेंस बताई, जितनी भी चीज हमने बताई कि इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या ये सब्जेक्ट हमें क्या क्या देगा, तो हम ये चीज समझना है कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे जो हमारी इतनी सारी क्वालिटीज को डेवलप कर देगा वो। तो सबसे पहला क्या है, ये सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना होगा, इसमें एक टॉपिक है बिहेवियरल स्किल्स, ठीक है। आपका बिहेवियर कैसे आपको इंप्रूव करना है,
ठीक है, इसमें ही मेन जो टॉपिक है आपके एम्प्लॉयबिलिटी में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो आपका बिहेवियरल स्किल है। बिहेवियरल स्किल्स में ही हम जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा कंसेप्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से आगे कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट होता है इड। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, ईगो। आप लोग ये टर्म बहुत, ये जो बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना है या कैसे अपने बिहेवियर को इंप्रूव करना है, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पता होंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हमें किसी कंपनी में काम करते समय अपने बिहेवियर को किस तरीके से रखना है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ईड होगा, ईगो हो गया। फिर तीसरा कौन सा टर्म होता है, सुपर ईगो। ठीक है, ये हो गया टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, एटीट्यूड। फिर उसके बाद कौन सा टर्म हो गया, परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, परसेप्शन। तीसरा, फिर नेक्स्ट अगला क्या हो गया, सिंपैथी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हो गया सिंपैथी। उसके बाद अगर हम लोग इसके बाद के टर्म की बात करें तो कौन सा टर्म होगा, एम्पैथी। ठीक है, फिर तीसरा नेक्स्ट कौन सा होगा, कंपैशन। ठीक है, कंपैशन। फिर उसके बाद कौन सा टर्म होता है, होगा ऑनेस्टी। फिर उसके बाद कौन सा टर्म होगा, इंटेग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कौन सा हो गया, इंटेग्रिटी। उसके बाद और भी टर्म है, जैसे मान लीजिए उसके बाद हुआ प्रोबिटी, सॉरी, इसके बाद जो अगला टर्म है क्या हो गया, प्रोबिटी। ठीक है, ये प्रोबिटी हो गया। ठीक, अब इसके बाद एक टर्म क्या है और भी, जैसे है एथिक्स क्या है, ठीक है, या एथिकल क्या है, या वैल्यूज क्या है। ठीक है, वैल्यूज क्या है। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे टर्म्स हमें सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने में जो सबसे पहली जरूरत पड़ेगी वो इन टर्म्स की पड़ेगी। जब तक आपके अंदर इन सारी चीजों का इंप्रूवमेंट नहीं आएगा या आप इन टर्म्स को नहीं समझेंगे, आप अभी तक सबके मन में जो ये सब्जेक्ट है ना, ये जो टर्म है एटीट्यूड को लेके सबके अंदर ये भावना होगी कि जो किसी के घमंड को दर्शाता है कि बहुत एटीट्यूड में रहता है वो बहुत। तो अभी तक आपके अंदर ये सबसे बड़ा जो वही गलत है कि एटीट्यूड का एक्चुअल मतलब वो होता ही नहीं जो आप समझ रहे होते हैं। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, किसी का नजरिया किस तरीके का है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, वो आपके एटीट्यूड को दर्शाता है। आइदर इट कैन बी वेदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब हमारा सिर्फ एटीट्यूड का मतलब निगेटिव है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि अगर ये सारी चीजें हम सही से समझ गए, अभी और भी टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे, वो एक क्लास में हम सारा खत्म करा देंगे ताकि आपको एक बार में चीजों को क्लियर रहे, ताकि आपको क्वेश्चन करते समय आसानी रहे। ठीक है, तो अब ये आपको बिहेवियरल स्किल्स में आपके आता है कि आपका बिहेवियर किस तरीके से इंप्रूव हो, किस तरीके से अपने बिहेवियर को आप इंप्रूव करेंगे, वो सारी की सारी चीजें इसमें आप सीखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दूसरा, ठीक है, दूसरा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। अब इसमें हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या सीखेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। ठीक है, ये सारे सीखेंगे। ठीक है, जितने भी तरीके के वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल, जितने भी तरीके के आपके कम्युनिकेशन होते हैं, सारे के सारे सीखेंगे। और हमें किस तरीके पॉइंट पे किस तरीके से किसी को कम्युनिकेट करना है, क्या डायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट करना है, सारी की सारी चीजें हम सीखेंगे। बेसिक इंग्लिश की भी नॉलेज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। बेसिक इंग्लिश की नॉलेज में आपको क्या चीज रहेगी, जैसे मान लीजिए आपके जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब तो रहेंगे। फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, कंजंक्शन क्या है ना, कंजंक्शन क्या है, ये सारी चीजें जो बेसिक इंग्लिश है, बेसिक ग्रामर है, आपको वो थोड़ा सा पता रहेगा। तो आपको कम से कम किसी के सामने कोई स्टेटमेंट लिखना है या ईमेल लिखना है तो आपको पता रहे कि आपको क्या चीजें किस तरीके से लिखना है, कहां पर किस ग्रामर का यूज करना है। ठीक है, तो इसी में आपको, जैसे आपने देखा होगा कि अच्छा वो अलग टॉपिक में दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए इसी में रहता है कि आपको अपना सीवी कैसे बनाना है, रिज्यूमे क्या है ना, बायोडाटा कैसे बनाना है, ये सब चीजें भी आपको बताई जाएंगी। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की बहुत बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से कहाँ पर अगर कोई वो करना है, कोई फाइल बनानी है, कुछ भी करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है ना, या बेसिक चीजें कंप्यूटर की जो है वो भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। जैसे इसमें MS पावर पॉइंट है, फाइल कन्वर्जन है, वेब कास्टिंग है, ये सब सारी चीजें बहुत शॉर्ट में, मतलब इसका बहुत बेसिक जो लेवल है वो आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसमें दी जाती है। ठीक है, वो अभी हम क्वेश्चन के साथ ही आपको समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि उतना क्रैश कोर्स में उतना स्कोप होता नहीं है कि हम बहुत इसको लेंथी वे में लेके चलें, इसलिए हम बहुत शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट फॉर्म में इसको कंसेप्ट को आपके क्लियर करते हुए लेके चलेंगे।
ठीक है, सर्वर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। वैसे आप लोगों को बता दें कि जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे एमएस पावर पॉइंट हो, फाइल कन्वर्जन हो, वेब कास्टिंग हो, सर्वर का और क्लाउड कंप्यूटिंग हो, ठीक है, ये सारे के सारे जो कोपा में क्लासेस आपकी चल रही हैं, इसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, ये है ना, अलग अलग टॉपिक्स हैं और उनके एमसीक्यूज वहां सॉल्व कराए जा रहे हैं और आपके कंसेप्ट को वहीं पे क्लियर किया जा रहा है। तो आपको अगर इसकी और डीप और डेप्थ जानकारी चाहिए तो वहां पर भी आप जो है उस क्लासेस को भी देख सकते हैं, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। जितने भी एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है ना, एक्सेल है, या फाइल कन्वर्जन, वेब कास्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, जितने भी हैं ये सारे के सारे आपको, एआई है, वहां पर आपको सारी चीजें आपको ऑलरेडी सिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये देखिए आपका अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, क्लाउड, वो आपका रिज्यूम बिल्डिंग है। ठीक है, कि आपको अपने रिज्यूम को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो चीजें भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। क्या होता है रिज्यूमे, ठीक है, रिज्यूमे क्या है, ठीक, आपका सीवी क्या है, इसको क्यूरिकुलम वाइटे बोलते हैं, ठीक है, बायोडाटा क्या है, इन सारी चीजों को आपको पता चलना होगा। अभी क्या है, अभी हम लोग से कोई कहता है कि अपना रिज्यूमे दो, तो भी हम उसको सीवी दे देते हैं। कोई कहेगा बायोडाटा दो, तो उसको हम रिज्यूमे दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें अलग होती है। एक चीज और आपको बताते हैं, ऐसा दुनिया में कोई भी शब्द नहीं है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग का कोई दूसरा शब्द हो। ठीक है, अगर कोई भी दो शब्द बने हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ डिफरेंस रख रहे होंगे। अगर यहाँ पर रिज्यूम और सीवी दो अलग अलग बनाए गए हैं ना वर्ड, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आपस में होगा, तभी बनाए गए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपने जैसे बहुत पानी है, ठीक है, एक पानी, ठीक, फिर दूसरा जल होता है ना, एक कुछ लोग उसको नीर भी बोलते हैं ना। अब ये बताइए, जब पानी है, अगर एग्जैक्ट तीनों चीजें सेम है तो अलग अलग शब्द क्यों लाया गया? इंग्लिश में तो तीनों को वाटर ही बोलते हैं ना, फिर तीनों को अलग अलग क्यों लाया गया? इंग्लिश में तो तीनों को वाटर बोलते हैं, इसमें भी आप लोग ये कहेंगे तो पर्यायवाची है। पर्यायवाची जैसा ऐसा कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी दो शब्द अगर बने हैं दुनिया में, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपस में हैं, तभी वो बने। ठीक है, कभी आपने अपने घर में कहा कि हमें नीर पिला दो, अपने कहा, ऐसा तो कहा नहीं, क्यों कहा कि हमें पानी दे दो, है ना। कभी भगवान को कोई भी मंदिर लोग जा रहे हैं तो वहां पर कभी बोलते हैं भगवान को पानी चढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा तो कहते नहीं, वहां भी कहते हैं ना कि हम जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो वहां पर जल बोलते हैं, है ना, घर पे पानी बोलते हैं। ठीक है, एक कहावत है हंस के केस में, अगर आप लोग बात करते हैं कि, है ना, नीर चीर के सदविवेक की, सुना होगा कि नीर चीर के, उसके अंदर नीर चीर का जो विवेक है, मतलब पानी और दूध को अलग अलग करने की क्वालिटी उसके अंदर होती है, तो वहां पर नीर शब्द क्यों यूज करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी आप दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि कोई भी दो शब्द है उसके वो अलग ही अलग मीनिंग रख रहे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक हद तक सिमिलरिटी रख रहे हैं, ये अलग चीज है, लेकिन एग्जैक्ट सेम होंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसी तरीके से रिज्यूमे है, सीवी है, बायोडाटा, ये तीनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, ये सारा टाइम के साथ हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। फिर अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, वो पता चलेगा इसमें। मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस में कैसे आपको इफिशिएंटली वर्क करना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के लिए मैंने अभी आपको बताया, ये जो कंसेप्ट बताया था ना 5S वाला, 6 सिग्मा, ये सब टीपीएम, क्वालिटी कंट्रोल, जितने भी हैं, टीपीएम है ना, 6 सिग्मा है, ये जितने भी टॉपिक हमने आपको वहां पर बताए थे, काइजन है, ठीक, ये सारे के सारे आपको इसके अंदर सीखने को मिलते हैं। ठीक, मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस। फिर आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड हैजार्ड। एक वर्क प्लेस में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको किन किन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना है, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है कि आपको आपके शरीर पे कोई भी नुकसान ना हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी चलती रहे। फिर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, आपको जो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है एक भारत सरकार का, है ना, 1972 और 1986 का, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि हमें एनवायरमेंट को कितना बचा के, किस तरीके से, कैसे बचा के रखना है। हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंट को लेकर हम कितना सजग हैं, ऐसा वो भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंट को लेकर के हम लोग कितना सजग है। फिर हमारे को करियर ग्रोथ करनी है तो हमें किस तरीके से प्लान करना है, ठीक है, तो करियर प्लानिंग के बारे में भी बताया। ठीक, क्वालिटी मैनेजमेंट, वही क्वालिटी मैनेजमेंट जो जापानीज कंसेप्ट है उसी को, प्रिपरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ वर्क। ठीक है, तो एक वर्ड जो कहीं ना कहीं कहा जाए, वर्क का जो संसार है, जो कार्य करने का जो संसार है, उसमें हमें किस तरीके से प्रिपेयर्ड होकर काम करना है या प्रिपेयर्ड होकर वहां पर एंटर करना है कार्य के संसार में,
उसके बारे में भी हमें बताएगा। ठीक, फिर कस्टमर इंटरेक्शन, हमें कैसे अपनी सर्विस को देना है कस्टमर को, या अपने प्रोडक्शन को कैसे ऐसा बना करना है कि कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सके, इस चीज को भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस, क्या क्या आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, किस तरीके से बैठना, उठना, चलना, बात करना, प्रेजेंट करना, अपने आप को डिलीवर करना, ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप सक्सेस पा सकें। लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, ऐसे जितने भी जो लॉज हैं अभी तक बनाए गए हैं, लेबर लॉ या पेमेंट एंड वेजेस एक्ट है ना, वो सारे के सारे जितने भी, जैसे आपका पेमेंट एंड वेजेस एक्ट आपने सुना होगा, ठीक है, अभी ये जितने भी ऐसे हैं लेबर लॉज हैं, पेमेंट एंड वेजेस एक्ट, ठीक एक्ट है, जितने भी लेबर लॉज हैं, ठीक है, अभी तो बहुत सारे लेबर लॉ को मर्ज करके एक जो है कंबाइंड लेबर लॉ बना दिया गया, बहुत कम शॉर्ट कर दिया गया, बट चीजें बहुत ज्यादा चेंज नहीं की गई हैं, लेकिन लेबर लॉज में कुछ चेंजेस किए गए हैं हल्के फुल्के। तो जितने भी लेबर लॉज हैं, अगर वो आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं तो उसकी भी आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेबर लॉज हो गया, तो लेबर लॉ के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें मोटी मोटी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में करती हैं। ये आपको बहुत हैवी देखने में लग रहा होगा, बट एग्जैक्टली है क्या, आपको बताएं कि ये सारी चीजें दिख रही, बट इसको बहुत जब बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीजें आपको लगेगा इतनी नॉर्मल चीजें कुछ कहने में, ठीक है, लेकिन जब आप मैनेजमेंट लेवल पे जाएंगे, जैसे आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या है, जैसे आप अगर किसी ने बीबीए एमबीए आप क्या किया होगा, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, है ना, बिजनेस अकाउंटिंग में मिलेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट में मिलेंगे, ठीक है, मार्केटिंग में मिलेंगे, ये सब जितने भी हैं, मार्केटिंग का है यहाँ पे, ठीक, या एक आपका सब्जेक्ट होता है मर्केंटाइल लॉ, ठीक है, उसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। इसीलिए जो आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाने की जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो एमबीए इसीलिए मांगी जाती है क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो वही जो स्टूडेंट जो ये सारी क्वालिफिकेशन लिए होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये मार्केटाइल लॉ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है ना, इवन थोड़ा बहुत फाइनेंस का भी इसमें दिखा देते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, ये जो आपका कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये भी उसी में आता है। ठीक है, बिजनेस या बिहेवियर साइंस है, ये सब के सब जो है सब्जेक्ट उसी में आते हैं, बिहेवियर साइंस। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सभी सब्जेक्ट्स का ये लेक्चर आपके जो भी जितने भी टॉपिक्स है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, तो ये अब क्या हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज बताया हमने कि अगर हमारे को आईटीआई के स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें कि इस सब्जेक्ट में क्या बेनिफिट मिलता है, अगर आईटीआई के स्टूडेंट्स की स्पेशली बात करें, तो आईटीआई के स्टूडेंट्स को हम लोग क्या, अगर ये सब्जेक्ट की सही से जानकारी ले लेता है तो क्या क्या उसको फायदे होते हैं। सबसे पहले तो उसको बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे अभी यहाँ पर एक हाल में ही इंस्टीट्यूट में एक प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज कराई गई थी मंजुल आईटीआई इंस्टीट्यूट में। तो वहां पर ही जब बहुत सारे जो जितने भी इंटरव्यूअर आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनके अंदर क्या था कि उनको बेसिक जानकारी नहीं थी कि हम बैठे कैसे, खड़े कैसे हो, किसी के सामने अपनी बात को रखिए कैसे अपना रिज्यूमे बिल्ड करें, कैसे अपनी चीजों को उस रिज्यूमे में डालें, ये सारी चीजें नहीं पता थी। उसके आधार पर कई सारे बच्चे रिजेक्ट हो गए थे। तो ये बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ से मिलती है। स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू परफॉर्मेंस, इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो, क्या हो, वो भी सब्जेक्ट में सीखने को मिलती है ताकि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। इम्प्रूव वर्क प्लेस बिहेवियर, आपको कहीं भी काम करने जा रहे हैं वहां पर आपका बिहेवियर, आपको चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस आईटीआई के स्टूडेंट को अगर ये सीखेंगे तो फायदा मिलेगा। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। बेटर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, प्रमोशन भी आपका अच्छा होगा अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेट नहीं करना होगा, आपके पास अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी और जल्दी से जल्दी आप प्रमोट अपने ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएंगे। ठीक, और करियर ग्रोथ है, स्टेबिलिटी मतलब आपको जो है स्थायित्व मिल जाएगा, स्थिरता आ जाएगी आपकी जिंदगी में। अगर आपके अंदर ये सब चीजें, तो आपको बहुत ज्यादा घूमना भटकना नहीं पड़ेगा। आपको किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के आप परमानेंट बेसिस पे काम कर सकते हैं, इवन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा था कि आपके अंदर जो एक वो डर है लेकर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आईटीआई में बनाया गया है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण ये है कि डीजीटी का सिर्फ ये है कि अपने ट्रेड से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो और आपके अंदर थोड़ी बहुत एम्प्लॉय के अंदर बेसिक एबिलिटीज और बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, वो एक जो आईटीआई का स्टूडेंट है उसके अंदर हो, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाए बच्चा तो उसको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम या समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए आपके सब्जेक्ट में इस जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है आपके कोर्स में, उसको इन्होंने 50 नंबर का वेटेज दिया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट वेटेज है। ठीक है, सबसे पहला आपकी ट्रेड थ्योरी का है, दूसरा ये है।
ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब ठीक है, अब हम ये आशा करते हैं कि जितनी भी चीजें हमने आप तक डिलीवर करना चाहिए वो हम आप तक पहुंचा पाए हैं। और नेक्स्ट क्लास में जितने भी हमने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे टर्म्स हम आपको एक क्लास में पूरे ब्रीफ कर देंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ताकि आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बन जाए कि ये जो बिहेवियर हमारा है वो एक्चुअली कैसा होना चाहिए, और हमारा अभी कैसा है, और अब आने वाले टाइम में आपका कैसा होना चाहिए बिहेवियर। ठीक है। और एक चीज और, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद सेम वैसे ही अगर रहते हैं जैसे आप पहले थे तो कोई फायदा नहीं। कम से कम इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप सेम वैसे ही ना रहें जैसे आप पहले थे। आपके अंदर कुछ तो चेंजेस आने चाहिए। जब आप घर जाएं तो आपके घर वालों के अंदर आपको ये दिखे, घर वालों को आपके अंदर, कि ये जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये बच्चा था अब वो नहीं है। तो सेम आप वैसे ही ना रहें जैसे आप पहले थे। अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके अंदर ये इंप्रूवमेंट आ रहा है तो आप समझिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये कंसेप्ट जो है हम आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, ये बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ताकि आप आसानी से अपनी जो अंदर बिहेवियर अपने चेंजेस कर सके बिहेवियर में, और दूसरे को भी प्रमोट कर सकें कि इस तरीके से ये चीजें रखनी चाहिए अपने अंदर। ठीक है। और सही जानकारी दे सकें, जिसके अंदर भी गलत भावनाएं हैं, जैसे इसको लेकर के है, ईगो को लेकर, एटीट्यूड लेकर के, या और भी ऐसे टर्म्स हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर गलत वो जानकारी है, उसको भी आप लोग करेक्ट कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को उधार दे रहे होंगे, और ऐसे ही करते रहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।